मेरी जेठानी की कोई औलाद न थी और उनका पति भी इस दुनिया से जा चुका था। उनको इतना सदमा पहुंचा कि वो बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी। मेरा पति उनको जब डॉक्टर के पास ले जाता और फिर वापसी पर जेठानी बहुत खुश होती और काफ़ी सारे बैग भी पकड़े होते। एक दिन जेठानी बेहोश हुई तो मैंने पति से कहा कि आज मैं भी उनके साथ जाऊंगी। ये सुनकर जेठानी को होश आ गया। फिर एक दिन जेठानी को मेरा पति अस्पताल ले गया। जब मैंने पीछा किया तो किसी के घर लेके गया था पति जेठानी को। जब मैंने देखा तो मेरा पति जेठानी के साथ। आज फिर से मेरी जेठानी बेहोश हो गई थी। मेरा पति उसे गोद में उठाए गाड़ी में बैठाकर डॉक्टर के पास ले गया। सदमा ही कुछ ऐसा था। मेरे जेठ का कुछ दिन पहले ही इंतकाल हुआ था। मेरी जेठानी को बार बार दौरे पड़ने लगे थे। मेरे जेठ जेठानी में बहुत मोहब्बत थी। मैंने आज तक कभी उन्हें लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। जेठ की अचानक से हार्ट फेल होने की वजह से मौत हुई थी। 4 दिन से मेरी जेठानी ने एक निवाला भी नहीं खाया था। मैं ज़बरदस्ती उसे कभी दूध पिलाने या कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करती, लेकिन वो साफ मना कर देती थी। एक अजीब बात यह थी कि वो किसी के हाथ से खाना नहीं खाती थी, लेकिन जब मेरा पति उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाता तो वो खाने लगती। मैं और मेरा पति जेठानी का बहुत ख्याल रखते थे। एक तो उनकी कोई संतान नहीं थी, उस पर अब पति का गम भी। मुझे उसकी हालत पर बहुत अफसोस होता, लेकिन न जाने क्यों जब से मेरे जेठ की मृत्यु हुई थी वो रोज ही चक्कर खाकर गिर जाती थी। मेरे पति उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते। मुझे तो बहुत परेशानी सी होने लगी थी। मेरी जेठानी किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती थी। सारा काम मैं ही करती थी। फिर मेरे दोनों बच्चे छोटे थे, उन्हीं से फुर्सत नहीं मिलती थी। उस पर अब ये आफत मुझ पर टूट पड़ी थी कि जेठानी आए दिन बेहोश हो जाती थी। एक बात जो मुझे बहुत परेशान करने लगी थी वो ये थी कि मेरी जेठानी मेरे पति से बहुत खुलकर बात करती थी, जबकि उनका मायका भी ठीक ठाक पैसे वाला था। लेकिन वो अपने मायके भी नहीं गई थी। कहने लगी कि मुझे अब हमेशा अपने इसी घर में रहना है। वो जवान थी, चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन कहने लगी कि वो मेरे जेठ मोहन के नाम पर ही जिंदगी गुजारेंगी। पहली बार तो मैंने यही सोचा कि वो सदमे में हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन अब तो महीना गुजर गया था। अब मेरी जेठानी की हरकतें मुझे अजीब लगने लगी। वो पूरा दिन कमरे में बंद रहती। खाना नाश्ता मैं उन्हें कमरे में देकर आती। कोई मोहल्ले की औरत उनसे मिलने भी आती तो वो कमरे से बाहर नहीं निकलती और मिलने से इनकार कर देती थी। अब ये भी नहीं था कि वो हर वक्त रोती रहती थी, पूरा दिन नॉर्मल ही रहती थी। लेकिन जैसे ही मेरे पति घर के अंदर आते वो कमरे से बाहर आ जाती और मेरे पति से लिपटकर रोने लग जाती। कहने लगती, तुम्हारा भाई मुझे क्यों अकेला छोड़ गया, मैं अब किसके सहारे जीऊंगी। मुझे ना जाने क्यों अब जेठानी की बात बुरी लगने लगी थी। अगर उन्हें इतना गम था तो मेरे गले लगकर रो लेती, अपना जी हल्का कर सकती थी। ये कौन सा गम था, मेरे पति के गले लगकर ही कुछ कम होता था। पूरा दिन वो भली चंगी रहती थी। मेरा पति पूरा दिन का गया भूखा प्यासा थका घर लौटता तो वो कमरे से बाहर निकलकर उसके गले लगकर रोना शुरू कर देती थी, साथ ही चक्कर खाकर बेहोश हो जाती थी। मेरे पति उन्हें गोद में उठाए डॉक्टर के पास ले जाते। जब वापस घर आती तो बिल्कुल ठीक ठाक अपने कमरे में चली जाती थी। ऐसी कौन सी बीमारी थी जो मेरे पति के आते ही हो जाती थी, और जब जेठानी डॉक्टर के यहाँ से आती तो ठीक हो जाती। मेरा पति भी बिना नाक मुंह चढ़ाए अपनी भाभी के काम के लिए तैयार हो जाता, और अगर मैं किसी काम के लिए कह देती तो मना कर देता था कि अभी थका हूँ, नहीं जा सकता। वो कहते, मैं पूरा दिन का थका होता हूँ, सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। मैं चुप हो जाती, क्योंकि वो मुझे साफ जवाब दे देते थे। मेरी जेठानी जवान थी, मेरे पति की हम उम्र थी। मेरे जेठ मेरे पति से 6 साल बड़े थे। उनकी शादी के फौरन बाद मेरी सास भी चल बसी थी और ससुर पहले ही जा चुके थे। घर में बस ये 2 भाई ही रहते थे।
मुझे भी पसंद करने मेरी जेठानी आई थी। देखने में मेरी जेठानी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मैं एक आम शक्ल सूरत वाली थी। मेरे पति भी काफ़ी खूबसूरत थे और जेठ मामूली शक्ल सूरत वाले, लेकिन व्यवहार में बहुत अच्छे थे। 4 साल मेरे ससुराल में बहुत अच्छे से गुजरे थे। मेरे जेठ मेरे साथ बिल्कुल छोटी बहनों की तरह व्यवहार करते थे। मेरी जेठानी से भी बड़े सलीके से बात करते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी जेठानी ने कोई फरमाइश मेरे जेठ से की हो तो वो पूरी न हुई हो। मेरे पति मुझसे शुरू से ही खिंचे खिंचे रहते थे। शादी की रात मुझे देखकर ही न जाने क्यों मेरे पति का मूड ऑफ हो गया था। मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं की थी, बस हर वक्त मुझ पर गुस्सा करते रहते थे। 2 साल के बाद मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। मेरी जेठानी की कोई संतान नहीं थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने कभी भी मेरे बच्चों को पकड़कर प्यार नहीं किया था। ऐसा क्यों था? क्या था? वरना एक घर में रहते हुए वो औलाद की कमी मेरे बच्चों को प्यार करके पूरा कर सकती थी, लेकिन वह हर वक्त बस खुद ही पर तवज्जो देती। मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी और घर के कामों की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल चुकी थी, और खुद कभी जिम जाकर अपनी फिटनेस का ख्याल रखती थी तो कभी पार्लर जाकर बस अपने हुस्न को चमकाती रहती थी। पूरा दिन मेरी जेठानी मुझे किचन के कामों में उलझाए रखती। जब मैं कभी तैयार होती तो रोहन कहते, अब तुम्हारे तैयार होने का क्या फ़ायदा? जब मैं आता हूँ तब तो तुम पसीने से सराबोर होती हो। देखकर ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। एक तो पहले ही आम शक्ल सूरत वाली हो, उस पर जब भी घर आओ तुम बेहाल नजर आती हो। मेरे आने से पहले अपने सब काम खत्म कर लिया करो। भाभी को देखो, कितनी सजी धजी रहती हैं भाई के आने से पहले। उन्हें देखकर ही दिल बाग बाग हो जाता है। मुझे रोहन की हर बात की नागवारी समझ नहीं आती थी। मुझे उनकी बातों से तकलीफ तो बहुत होती थी, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। मैं खामोश दबी सी लड़की थी। मुझे ज़्यादा चालाकियाँ नहीं आती थी। मुझे शादी की पहली रात रोहन ने यही कहा था कि उनकी भाभी की कोई बात न टालूं, कभी उनके साथ बहस न करूं। मैंने कभी अपनी जेठानी के साथ किसी भी मामले में बहस नहीं की थी। मेरी रंगत साफ सुथरी थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों में लगकर मुझे इतनी फुर्सत नहीं मिलती थी कि मैं अपने पति के घर आने से पहले तैयार होकर बैठ जाया करती। बल्कि अक्सर ये होता कि जब भी मेरे पति के आने का वक्त होता, मैं किचन का काम निपटाकर कमरे में जाने लगती तो मेरी जेठानी तैयार होकर अपने कमरे से निकलती और मुझे किसी न किसी काम में उलझा दिया करती। कहती कि अपने पति की पसंद का ख्याल क्यों नहीं रखती हो तुम? कैसी बीवी हो? मुझे देखो। मोहन के साथ साथ रोहन की पसंद का नापसंद का भी मुझे अच्छी तरह से पता है। मैं उनके बताए काम करने में लग जाती। जैसे ही रोहन घर लौटते, भाभी फौरन से घर का दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराकर रोहन को अंदर ले जाती। रोहन भी मुस्कुरा देते। ये भी कहते कि भाभी आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थोड़ा बहुत मेकअप करने का तमीज़ शिखा को भी सिखा दें। जब भी मैं घर आता हूँ तो किचन में ही नज़र आती है। थोड़ा सा इससे बात भी करो तो अदरक लहसुन और पसीने की बू से मेरा जी मचलाने लगता है। रोहन की बात सुनकर मेरी जेठानी खिलखिलाकर हंसने लगती। कहती, भाई तुम्हारी बीवी सुस्त बहुत है, पूरा दिन घर के काम भी उससे खत्म नहीं होते। मैं तुम्हारे भाई के आने से पहले सब काम निपटा कर देखो कैसे फ्रेश हो जाती हूँ। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि ये रंग रूप वो सिर्फ रोहन को ही दिखाती थी। जब मेरे जेठ काम से थके हारे आते तो तब भी वो आंगन में रोहन के साथ बातों में लगी रहती। बाहर की डोरबेल बजती तो मुझसे कहती कि शिखा दरवाज़ा खोलो, तुम्हारे भाई आए होंगे। मैं किचन से सब्जी बनाने के बाद रोटियां बनाकर बाहर निकलती, दरवाज़ा खोलती और अपने कमरे में चली जाती। जब नहा धोकर जल्दी जल्दी नीचे आती तो भाभी टेबल पर खाना लगा चुकी होती। बल्कि कई बार तो ये होता कि रोहन और भाभी खाना खा चुके होते। मेरे जेठ भी थके हुए आते थे। जब वो फ्रेश होकर बाहर आते तो उनका खाना भी ढका हुआ रखा होता था।
भाभी रोहन के साथ टीवी देख रही होती, लेकिन मेरे जेठ उन बातों को महसूस नहीं करते थे। वो चुपचाप खाना खा लेते। जैसे ही मैं खाना खाकर उठती, भाभी मुझसे कहती कि अब किचन तुम संभालो, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं टेबल से बर्तन उठाने लगती और ये भी सोचती कि पहले भी तो मैं ही किचन संभालती हूँ। वो करती ही क्या है, बस अपने हुस्न को चमकाती रहती हैं। शादी के चंद माह बाद ही मैं गर्भवती हो गई थी। रोहन का रवैया भी मुझे लेकर कुछ बेहतर हो गया था। जब मेरा पहला बेटा हुआ तो रोहन के साथ साथ मेरे जेठ जी भी बहुत खुश थे। उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे। वो जब भी घर लौटते मेरे बेटे को गोद में उठा लेते थे, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते। वहीं उल्टा मेरी जेठानी मेरे बेटे को नहीं पकड़ती थी। वो मुंह से बहुत कहती थी कि वह भी माँ बनना चाहती हैं, लेकिन मैंने कभी उनकी आंखों में औलाद की तड़प नहीं देखी थी। अभी मेरा बड़ा बेटा 3-4 महीने का ही हुआ था कि मैं फिर से गर्भवती हो गई थी। मुझे लगा था कि मेरी खराब तबीयत को देखते हुए मेरी जेठानी मेरी मदद करेंगी, लेकिन मेरी जिम्मेदारी इतनी ही रही। छोटे बच्चे के साथ साथ इस हालत में भी मैं किचन का सब काम संभालती थी। अगर कभी रोहन से शिकायत भी कर देती थी कि भाभी मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं करवाती, तो वो मुझ पर चिल्लाने लगते। कहते कि तुम अब जाहिल औरतों की तरह लगाई बुझाई शुरू कर दो ताकि हमारे घर में दरार पड़ जाए। भाभी भी तो है, मजाल है कि उन्होंने कभी तुम्हारी बुराई की हो मुझसे, क्योंकि वो घर बनाना जानती हैं, रिश्ते निभाना जानती हैं, तुम्हारी तरह नहीं है। खबरदार दोबारा भाभी के खिलाफ कुछ कहा तो। जरा सा काम क्या बढ़ गया है, तुम तो मेरे सर पर ही चढ़ गई हो। रोहन मेरी बात सुनते ही नहीं थे। मुझे समझ नहीं आता था कि भाभी दिन भर करती क्या है। किचन की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल रखी थी। सफाई, कपड़े, धुलाई सब कर लेती थी। बाकी करने को बचता भी क्या था। दूसरा बेटा होने पर मैं बिल्कुल घनचक्कर सी बनकर रह गई थी। अक्सर ऐसा होता कि मैं बच्चों और घर की जिम्मेदारियों में रोहन को बिल्कुल वक्त नहीं देती थी। बाकी मैं दिन भर की थकी होती थी, लेटते ही गहरी नींद में सो जाया करती थी। खुद के लिए कुछ वक्त नहीं मिलता था। और अजीब बात यह थी कि रोहन ने मुझसे शिकायत करना छोड़ दी थी। मुझे तो यही लगा कि रोहन मेरी मजबूरी देखकर मेरा साथ दे रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। चंद माह पहले की बात है। मेरे जेठ जब बहुत चुपचाप रहने लगे थे और सिगरेट भी बहुत ज़्यादा पीने लगे थे। सिगरेट वो पहले भी पीते थे, लेकिन कभी कभी। लेकिन अब तो हर वक्त सिगरेट पीते नजर आते थे, किसी गहरी सोच में डूबे रहते थे। मेरी जेठानी का वो ही रूटीन था, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना, सजना संवरना। वो लापरवाह किस्म की औरत थी, या शायद खुद पसंद थी। मेरे जेठ की उन्हें खास परवाह नहीं थी। मेरे बच्चों का जुड़वा बच्चों वाला हाल था। एक बीमार होता तो दूसरा भी बीमार पड़ जाता। एक को भूख लगती तो दूसरे को भी भूख लगने लग जाती थी। मुझे खाना बनाने के लिए रात को उठकर किचन में जाना ही पड़ता था। मैं जब कमरे से निकलकर लाउंज में आती तो मेरे जेठ अपने कमरे की बजाय लाउंज में बैठे सिगरेट पी रहे होते। वो किसी गहरी सोच में डूबे होते थे। ना उन्हें मेरे किचन में जाने का पता चलता, ना ही वापस अपने कमरे में जाने का पता होता। वो अपनी ही सोचों में मगन थे। जब मैं कमरे में गई तो दोनों बच्चे रो रहे थे। रोहन उनकी वजह से उठकर गुस्से में लग रहे थे। मैंने दोनों बच्चों को खाना खिलाया तो बच्चे चुप हो गए। मैंने रोहन से कहा कि मोहन भाई आजकल बहुत चुपचाप रहने लगे हैं, सिगरेट भी ज़्यादा पीते हैं, क्या वजह है? रोहन शायद नींद में थे। कहने लगे ऑफिस की टेंशन होगी, ठीक हो जाएगी। ये कहकर लेटकर सो गए। लेकिन मोहन भाई ठीक होने के बजाय अपने गम अपने सीने में छुपाए दुनिया से जा चुके थे। और अब मेरी जेठानी ने नया तमाशा शुरू कर दिया था कि जैसे ही रोहन ऑफिस से घर आते तो वो कमरे से निकलकर उनके गले लगकर रोने लगती और चक्कर खाकर बेहोश हो जाती। रोहन उन्हें गोद में उठाकर गाड़ी में बैठाकर डॉक्टर के पास ले जाते। जब वापस आती
तो जेठानी खुश नजर आती। मेरी तो हैरत की इंतहा उस दिन न रही जिस दिन वो सुर्ख लाल रंग का जोड़ा पहने फुल मेकअप किए कमरे से बाहर निकली थी। फिर रोने लगी। शक्ल बनाकर रोहन से कहने लगी, मोहन को मैं ऐसी अच्छी लगती थी। कहते थे तुम हमेशा सजी संवरी रहा करो। लेकिन अब वो नहीं रहे। लोग मुझे कहाँ इस तरह से बना संवरा देखकर जीने देंगे जैसा मोहन चाहते थे। उनकी बात सुनकर रोहन भी उनकी तारीफ करने लगे। कहने लगे, आप रोज ऐसे ही तैयार रहा करें जैसे भाई को अच्छी लगती थी। उनकी गलत बात पर भी मेरी क्या मजाल थी कि मैं रोहन के आगे कुछ कह जाती। अब तो भाभी रोज तैयार होने लगी। घंटों रोहन से बातें करती रहती। मुझसे अब ये सब देखा नहीं जा रहा था। हर 2-3 दिन बाद वो बेहोशी का ड्रामा करती। अब तो जब रोहन के साथ वापस आती तो हाथ में शॉपिंग बैग भी होते और रोहन मुझसे कहते कि भाभी का दिल बहलाने के लिए मैंने उन्हें शॉपिंग करवा दी है, ताकि उन्हें ये न लगे कि मोहन भाई नहीं है तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। एक बार तो जो कुछ मेरी नज़रों ने देखा मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। रात को मैं बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर उठी। बराबर में देखा तो बिस्तर खाली था। रोहन गायब थे। जब मैं बच्चों के लिए दूध बनाने के लिए कमरे से बाहर निकली तो मुझे अपनी जेठानी के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। मैं धीरे धीरे कदम उठाती उनके कमरे की तरफ पहुंची। दरवाज़ा बंद था लेकिन खिड़की का पट खुला था। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं वापस अपने कमरे में आकर रोने लगी। मैंने बच्चों को दूध दिया और सुला दिया। कुछ देर के बाद ही रोहन मुस्कुराते हुए कमरे में आए। मुझे देखकर कहने लगे, तुम अभी तक जाग रही हो? मैंने पूछा, आप कहाँ थे? तो कहने लगे, भाई के बाद बहुत उदास हो गई थी। मैं पानी पीने कमरे से बाहर निकला तो मुझे उनके कमरे से रोने की आवाज़ें आ रही थीं। इसलिए मैं उनके पास चला गया था उन्हें तसल्ली देने। मैं थोड़ी मुस्कुराई और कहा, आपके यहाँ भाभी को सीने से लगाकर तसल्ली दी जाती है? मेरी बात सुनकर वो मुझे घूरने लगे। कहने लगे, तुम छुप छुप कर मुझे देखती हो? क्या समझती हो तुम मुझे? वो मेरी भाभी हैं, मेरे भाई की पत्नी है। मैं उनको छोटा भाई समझकर तसल्ली दे रहा था। लेकिन अगर तुम मुझ पर यूं ही शक करती रही तो हाँ, तब मैं ज़रूर उनसे शादी कर लूँगा। ये बात सुनकर तो मेरे हवास गुम हो गए। मेरा मायका कोई पैसे वाला तो था नहीं। फिर मेरी और भी छोटी बहनें थीं जो शादी के लायक थीं और अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में बैठी थी। मैं अपने 2 बच्चों के साथ मायके जाकर नहीं बैठ सकती थी। मैंने एक चुप साध ली थी। मेरी जेठानी तो और भी बेतकल्लुफ़ हो गई थी। अब तो रोहन के साथ बाहर खाना खाने भी चली जाती थी। वो मुझ पर हुक्म भी चलाने लगी थी। लेकिन मैं भी कब तक सब्र का दामन थामे रखती। एक दिन मैं उन पर चिल्लाने लगी। मैंने कहा कि आपके अंदर शराफत नाम की चीज़ है भी कि नहीं? रोहन के साथ होते हुए आपको शर्म नहीं आती? वो पति मेरा है, लेकिन रात को आप उसे रो रो कर अपने कमरे में बुला लेती हैं। उस दिन भी जब मैंने कमरे की खिड़की से देखा तो वो रोहन के सीने से लगकर हंस रही थी। कह रही थी कि तुम मुझे बिल्कुल मोहन की तरह लगते हो। जब मेरे पास होते तो मुझे लगता है कि मोहन मेरे पास है। प्लीज़ रोहन, मेरे पास से उठकर मत जाओ। और रोहन उसका सिर सहला रहा था। कहने लगा, आप क्यों हर समय भाई को याद करती रहती हैं? इस तरह तो बीमार पड़ जाएंगी। मैं एक औरत होने के नाते यह सब बर्दाश्त कैसे कर सकती थी? वो मेरी बात सुनकर ठहाके लगाकर हंसने लगी। कहने लगी, जाकर पहले अपनी शक्ल आईने में देखो और फिर रोहन को देखो। तुम उसके साथ कहाँ जचती हो? तुम उसकी बीवी कम और नौकरानी ज़्यादा लगती हो। मुझे उनकी बात सुनकर अफसोस हुआ। मैंने कहा, तो फिर आपने मुझे अपने देवर के लिए क्यों पसंद किया? उनके लिए किसी खूबसूरत लड़की को ब्याह कर क्यों नहीं लाई? इंसान देखने में जैसा भी हो, लेकिन नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई थी। वो इस बात पर भी हंसने लगी। कहने लगी कि मैंने जानबूझकर तुम्हें रोहन के लिए पसंद किया था। मैं जानती थी कि तुम रोहन के हिसाब से अच्छी नहीं हो।
असल में मुझे रोहन के लिए तुम जैसी आम शक्ल सूरत की लड़की चाहिए थी, ताकि वो तुम्हारे बजाय मुझे देखने पर तवज्जो दे, मेरी तारीफ करे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं बेमिसाल हुस्न की मालकिन थी, लेकिन मेरे पिताजी ने मोहन की शराफत देखकर एक मामूली शक्ल सूरत वाले शख्स से मेरी शादी करवा दी थी। जब मैं विदा होकर इस घर में आई तो पहली बार मैंने रोहन को देखा था। वो अपने भाई से बिल्कुल अलग था। पहली नज़र में रोहन पर अपना दिल हार बैठी थी। मैं मोहन के कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन मेरे दिल और दिमाग पर बस एक ही शख्स था, और वो था रोहन। मोहन मेरे हुस्न की तारीफ बहुत करते थे, लेकिन मुझे कभी उनकी ज़बान से अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती थी। मैं तो रोज़ रोहन के लिए सस्ती संवरती थी। वो मुझे भाभी समझता था, इज्जत भी करता था, लेकिन एक ही तकलीफ़ होती थी मुझे रोहन से, कि वो मुझसे दूर दूर रहता था, मुझे देखता नहीं था। शायद इसीलिए कि मैं उसके भाई की पत्नी थी, लेकिन रोहन की ये आदत मेरी जान जला कर रख देती थी। मेरी सास बीमार रहती थी, उसे मेरी सेवा और देखभाल की ज़रूरत थी, लेकिन मुझे न पति की परवाह थी न बीमार सास की। मैं हुस्न की मलिका हूँ, मुझे हसीन मर्द चाहिए था, और रोहन मेरी कसौटी पर पूरा उतरा था। मोहन को बच्चे अच्छे लगते थे, लेकिन मुझे अपनी फिटनेस प्यारी थी। मैं कोई बांझ नहीं हूँ, ना ही मोहन में ऐसी कोई कमी थी। मैंने खुद ही बच्चों का झंझट नहीं पाला, क्योंकि मैं मोहन से दूर रहने के और रोहन के करीब होने के बहाने ढूंढती थी। अपनी सास की मृत्यु के बाद मैं रोहन से बातें करने लगी, उसके साथ वक्त गुजारने लगी। मोहन को यही लगता था कि मैं रोहन का ख्याल रख रही हूँ, ताकि उसे माँ की कमी महसूस ना हो। जब भी रोहन ऑफिस से आता, मैं तैयार होकर उसके सामने आती। फिर मैं रोहन से खुद पूछती कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मुझे देखे। वो मुझे देखकर मेरी तारीफ कर देता तो मैं हवा में उड़ती फिरती थी। अगर रोहन की बीवी मुझसे ज़्यादा सुंदर होती तो वो उसकी तरफ खो जाता, और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे शादी के बाद उसने मुझसे शिकवा किया था कि मैंने तुम्हें उसके लिए क्यों पसंद किया। कहने लगा कि भाभी कोई अपने जैसी लड़की ढूंढ लाती। यह सुनकर तो मेरा दिल ही झूम उठा। तुम्हें मैं हर वक्त इसीलिए किचन में उलझाए रखती थी, ताकि तुम भी कभी रोहन के दिल में घर न बना सको। वक्त यूं ही गुजर रहा था, लेकिन मोहन को मुझ पर शक हो गया था। उन्होंने मुझसे मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये गम दिल को लगा लिया। वो मेरी आंखों में रोहन की मोहब्बत देख चुके थे। मैं उनसे रोहन के लिए मोहब्बत का इजहार भी कर चुकी थी। ये भी कह चुकी थी कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उनके साथ मजबूरन जिंदगी गुजार रही हूँ। उसके बाद से मोहन कमरे की बजाय लॉन्ज में सोने लगे थे, चुप चुप रहने लगे थे। शायद उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए मेरी उनसे जल्दी जान छूट गई। और अब रोहन की सारी हमदर्दियां मेरे साथ हैं। वो दिन दूर नहीं कि जब रोहन मुझसे शादी करके तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकालेगा। मैं हैरत से फटी फटी आंखों से अपनी जेठानी के गंदे इरादे सुन रही थी। जब बाहर का दरवाजा खुला तो देखा रोहन बड़े गुस्से से अंदर आए और एक जोरदार तमाचा मेरी जेठानी के मुंह पर मारकर कहने लगे कि मैं आपको अपनी बड़ी बहन समझता था और आप ऐसी घटिया सोच रखती हैं। मेरे बाप जैसे भाई को अपने मौत के घाट उतार दिया। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं आपको जान से मार डालूंगा। जिस गुस्सैल अंदाज से रोहन बोल रहे थे, लगता था कि अपनी भाभी की सारी बातें सुन चुके थे। मैं दिल में अपने भगवान का शुक्र अदा कर रही थी, क्योंकि मेरी बात पर तो रोहन शायद कभी भरोसा न करते। मेरी जेठानी की सच्चाई रोहन के सामने खुल चुकी थी, इसीलिए वो वहां से चली गई। रोहन मुझसे नजरें झुकाकर कहने लगे कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। रिश्तों की खूबसूरती इसी में है, जो भी रिश्ता भगवान ने दूसरों के साथ बनाया है उसे उसी नज़र से देखा और गुजारा जाए। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।